नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी रूप में। मैं प्रकाश केसरवानी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, खास करके मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान से जो हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं। जो आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन जो आपके इस पार्ट से आते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा था 12 दिसंबर की सिर्फ 3 का पार्ट 2, यानी कि 20 क्वेश्चन हम लोग करीब कर चुके हैं और अभी 20 क्वेश्चन बाकी। देखते हैं आज कितने ज्यादा क्वेश्चन हो पाते हैं। और मेरी कोशिश है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एक वीडियो में कवर किए जाए, बट जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन हम ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि जो क्वेश्चन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो, ना कि सिर्फ क्वेश्चन कंप्लीट हो। ठीक है, तो ये मेरा तरीका है, मतलब हमारी ये सोच है कि आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी जा सके एक क्वेश्चन के अंदर, जिससे कि वो आपके सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो। जो आपकी अभी पेट आने वाला एग्जाम या एसएससी का कोई एग्जाम, सीएचएसएल बाकी शुरू हो गया, एनटीपीसी भी शुरू होने वाला है, सुनने में आ रहा है, तो ये सभी में हेल्पफुल है। देखिए जीएस है, ये सभी की वजह से हेल्पफुल होगी। और यूपीएसआई की जीएस तो बहुत ही बेहतरीन आती है, ये आपको अभी तक अंदाजा लग गया होगा अगर आपने मेरी क्लास रेगुलर फॉलो की है। और अगर यूपीएसआई के लिए बता दें, अक्टूबर में एग्जाम होना लगभग तय हो गया है, 90% तय हो गया है, बस नोटिफिकेशन आना बाकी है। तो पूरे फ्लो में लगे रहिए, बहुत मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, आप लापरवाही बिल्कुल मत करिए, वरना फिर यूपीएसआई का सपना आपका बनना रह जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं इसी मोटिवेशन के साथ। देख कल हमने किए थे कहां तक क्वेश्चन, 60 नंबर तक। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 61 से ना करके पहले 72वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन हमको थोड़ा ज्यादा करना था। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई। ठीक है, संविधान सभागृह में ही हुई थी जब 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी संविधान की, जिसे अब क्या कहा जाता है। तो पहले इसका आंसर जान लेते हैं, उसके बाद पूरा संविधान सभा के बारे में जानते हैं कैसे कैसे हुआ था। तो देखिए, जो उस समय जब जिसको संविधान सभागृह जो था, अब उसे बोला जाता है संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। जैसा कि आपको पता है, हमारी जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसके बीच में एक क्या है, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष है। एक तरफ है लोकसभा, एक तरफ है राज्यसभा और एक तरफ है पुस्तकालय। 3 चीजें हैं, देखिए 4 पार्ट है, इस तरह आप अगर कर रहे हैं। ये हो गया सेंट्रल रीजन, ये हो गया लोकसभा, एक हो गया राज्यसभा और एक है लाइब्रेरी, जहां पर ये सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, सब कुछ रखा जाता है। तो 3 पार्ट में है हमारा पार्लियामेंट। अब देखिए इसमें ये हो गया इसका क्वेश्चन। अब हम बात करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में, वो है संविधान सभा की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से कितने क्वेश्चन बनते हैं ये बात करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, जब हमारा भारत बिल्कुल आजाद होने के उसमें था या आजाद नहीं हुआ था, हम डिमांड कर रहे थे अंग्रेजों से, तो हमें था कि आप हमें संविधान सभा बनाइए, हमारी संविधान सभा बनाइए, हमें एक संविधान बनाना है, आप एक कमेटी का निर्माण करिए जिसमें हम संविधान बना सके और संविधान सभा की घोषणा करिए। तो अंग्रेजों ने मेरा आदेश दे दिया कि ठीक है, हम मानते हैं, आपकी बात मानते हैं। तो पहली बैठक होती संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही, कब बैठक हुई, 9 दिसंबर 1946 को। इसके जो टेम्परेरी या बोलते हैं हिंदी में अस्थायी जो चेयरमैन, अध्यक्ष बनाए गए, टेम्परेरी चेयरमैन टीसी लिख दिया यहाँ पर हमने, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। हम धीरे धीरे बिल्कुल बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको लिख लीजिए आप, अगर आपको पता नहीं, पहले तो पता होना चाहिए। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। पहली बैठक कब हुई संविधान सभा की? 9 दिसंबर 1946, आजादी के पहले है, देख लीजिए, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। और सच्चिदानंद सिन्हा इसके चेयरमैन थे, अस्थायी या टेम्परेरी। अब 11 दिसंबर, ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हम बनाते हैं अपना परमानेंट चेयरमैन, पीसी लिख दिया इसको हमने, या स्थायी चेयरमैन। ये था अस्थायी और ये क्या है, स्थायी। स्थायी चेयरमैन बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आपको पता है आजादी के बाद प्रेसिडेंट बनते हैं, हमारे फर्स्ट राष्ट्रपति बनते हैं, भारत के पहले व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बने स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के कब? ठीक 2 दिन बाद, 11 दिसंबर। अगली डेट आपको याद करनी है, 13 दिसंबर 1946, सॉरी 46 ये 13 दिसंबर 1946, ये याद कर। इसमें क्या हुआ था? इसमें हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया था। क्या लाया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये क्या होता है? देखिए, ये होता है कि इससे बनना था हमारा प्रस्तावना। देखिए, जब कोई चीज आती है तो एज ए रेजोल्यूशन आती है कि हम इस पर चर्चा करेंगे, क्या ये हमारा ऑब्जेक्टिव बन सकता है, क्या ये हमारी उद्देशिका बन सकती है, क्या इसे हम अपना प्रियम्बल बना सकते हैं। तो कब आया? 13 दिसंबर को। किसने लाया? पीटी नेहरू ने। तो दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, इससे मतलब 2 क्वेश्चन तो तीनों से होते जा रहे हैं। और डेट भी इंपॉर्टेंट है, डेट आ जाती है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब लाया गया, एक क्वेश्चन कब लाया गया, दूसरा कब पारित हुआ, यानी कब एक्सेप्ट किया हमने। ठीक है,
कब पास हुआ, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर को लाते हैं। अब अगली डेट आपको यहां से और याद करनी है, वो है 22 जनवरी 1947। 1947 इसमें क्या हुआ, ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था ये पास हो गया, ये पारित हो गया। अब इसी बात में आप लाइक भी कर दीजिएगा, लाइक तक हम पहुंच चुके हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या क्या डेट हमने बताई। 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक होती है जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। फिर ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के तौर पर हम राजेंद्र प्रसाद को चुनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाते हैं कि हम अपना जो संविधान होगा उसकी उद्देशिका क्या होगी, जो आप जानते हैं, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म, और आगे पूरा का पूरा ये जो प्रियम्बल है ये पेश किया गया था और पास कब हो गया, 22 जनवरी 1947 को। इसके बाद हम इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव भी बोला जाता है, प्रियम्बल भी बोला जाता है, हिंदी में प्रस्तावना भी बोलते हैं, और 22 तारीख से इसका नाम क्या पड़ जाएगा, प्रियम्बल। यहाँ पर आप प्रियम्बल नहीं बोलेंगे, यहाँ पर रेजोल्यूशन ही बोला जाता है क्योंकि अभी पास नहीं। वो क्या चीज है भाई, आप कोई चीज ले जा रहे हैं जब तक वो पास, जैसे होता नहीं है अगर आप कोई कैदी को या किसी क्रिमिनल को कोर्ट में पेश करते हैं उसको आप क्रिमिनल नहीं बोलते हैं, एक्यूज्ड बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए, बस क्रिमिनल नहीं बोला जाता जब तक जज नहीं बोलेगा कि वो क्रिमिनल हो गया है, ठीक है। सेम उसी तरह जिस दिन ये लाया गया उस दिन आप इसको प्रियम्बल नहीं बोलेंगे, प्रियम्बल जब 22 तारीख को बन गया तब बोला जाएगा, इसके पहले ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए। यहां से घुमा घुमा कर 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5-6 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो डेट, दूसरा नाम, फिर यहां से डेट, फिर नाम, यहां से आपका ये डेट और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास किया गया ये पूछा था, किसने पास किया गया ये भी पूछा जाता है, और लास्ट कब पास हुआ 22 जनवरी। तो चारों डेट मोस्ट इंपोर्टेंट, नाम मोस्ट में यानी 8 क्वेश्चन आपकी ये और 1 क्वेश्चन ये। इसी वजह से टाइम लग जाता है क्योंकि एक एक क्वेश्चन के हमारे 8-8, 9-9 क्वेश्चन हम करा रहे हैं तो टाइम तो भाई लगता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, तो हम तो ऐसा ही पढ़ाने वाले हैं। अगर आपको कुछ लगता है कोई और तरीका हो सकता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आपके लिए जितना मर्जी लिखिए वहां पर आके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पौधे का पक्षाघात क्या होता है, पैरालिसिस होता है, ठीक है, पैरालिसिस आप लोग जानते हो, और मानसिक विकार यानी कि मेंटल डिसेबिलिटी के भी इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका नाम बहुत ही अजीब है, शायद ही आप लोग जानते हो ऐसे पौधे का नाम, लेकिन इसके गुण बहुत है। आइए बताते हैं क्या है इसका आंसर। देखिए इस पौधे का नाम है कुचला, ठीक है। ये पाया जाता है आपका वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इधर के जंगलों में पाया जाता है। कुचला नाम का एक पौधा है। ये पैरालिसिस, मेंटल डिसेबिलिटी, यहां तक कि आपका बात की जाए तो शुगर वगैरह हो गया, डायबिटीज जिसको आप बोलते हैं, शुगर या डायबिटीज जिसको बोला जाता है, सेक्स संबंधी जो नपुंसकता वगैरह होती है उसके लिए भी ये हेल्पफुल होता है, और भी ये मतलब बड़े बड़े इलाज कर देता है जो जनरली आप जानते हैं डायबिटीज का कोई इलाज नहीं होता है, पैरालिसिस में लोग की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, ऐसे चीज का इलाज कर देता है क्या, कुचला नाम का एक पौधा है। तो इम्पोर्टेंट पौधा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो आया ही हुआ है तो इम्पोर्टेंट है और आपके पेपर में ऑलरेडी आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आम चुनावों की मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही है। 2 वक्तव्य आइए पढ़ते हैं। पहला, चुनाव आयोग अधिकारी, इलेक्शन कमीशन जो अधिकारी है वो सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक मतदाता को 2 किलोमीटर के भीतर एक मतदान मिल जाए, मतलब हर 2 किलोमीटर के अंदर मिनिमम 2 किलोमीटर, मैक्सिमम 2 किलोमीटर या उससे कम एरिया पे ही एक मतदान बूथ के अंदर होना चाहिए, 2 किलोमीटर से ज्यादा में ना हो। दूसरा, चुनाव आयोग अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी मतदान केंद्र को 1500 से अधिक मतदाताओं का भार न उठाना पड़े। क्या आप थोड़ा सा 1 सेकंड लेके क्या बता सकते हैं, मन ही मन सोच लीजिए क्या सही होना चाहिए। चलिए आपने सोच लिया होगा अभी तक इसमें कितना है, दोनों सही है, एक सही है, दोनों गलत है। देखिए आपको बता दें दोनों के दोनों स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है, ए और बी पूरी तरह से सही है। देखिए पहला तो आई होप आप लोगों को बहुत को पता होगा कि 2 किलोमीटर के अंदर एक मतदान केंद्र होता है, क्योंकि आपको मिल जाता है, अगर आप वोटिंग डालने जाते हैं ना तो आपको जब चुनाव शुरू होते हैं, आम चुनाव, तो आप लोग को दिख जाता होगा 2 किलोमीटर के अंदर ही है, तो आप ये अंदाजा तो लगा ही सकते थे ये सही है। हाँ डाटा नहीं पता होगा 2 है कि 3 है कि 1.5 है, तो क्योंकि 2 किलोमीटर ही है डाटा एग्जैक्टली। सेकेंड, ये लिखा है कि एक मतदान केंद्र में 1500 से अधिक मतदाताओं का भार ना उठाना पड़े, ये कोशिश करते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं। देखिए ये भी बिल्कुल सही है। पहले ये लिमिट थी 1000 से लेकर 1100 की, और इसको सुधार दिया गया है अभी अब हो गई है 1500 की लिमिट, 1000 से लेकर 11000 नहीं है, 1000 से लेकर 1100 की, और अब क्या कर दी गई 1500 तक की लिमिट कर दी गई है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों पूरी तरह से सही हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, वेद व्यास, तोलकपियर, कल्कि, वाल्मीकि। देखिए इसको थोड़ा सा आप गेस कर सकते हैं वैसे क्वेश्चन को
कि वेद व्यास ने तो देखो महाभारत लिखी है, आपको पता है, तो महाभारत तो गद्य नहीं है, ये पद्य रूप है। कल्कि की बुक ऐसी कुछ खास नहीं है। तोलकपियर भी काफी बाद में आते हैं, वेद व्यास वाल्मीकि से तो इन सबसे तो बाद में ही है। और वाल्मीकि की बात कर लीजिए, अगर वेद व्यास वाल्मीकि काफी पुराने हैं, इनमें बात की क्योंकि सबसे पहले कवि की बात कर रहा था, ये काफी पुराने। तो देखिए वाल्मीकि ने लिखी है रामायण, आपको पता है, और रामायण गद्य और पद्य दोनों, चौपाइयां आप गाते हैं, गद्य और पद्य दोनों फॉर्म में। तो ये कवि, इसी वजह से हम क्या बोलेंगे, कवि बोलेंगे। तो भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है, वाल्मीकि जी को माना जाता है पहले कवि के रूप में श्रद्धेय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, हर चीज के बहुत डीप लेवल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस वजह से आप बिल्कुल तैयार रहिए जीएस के लिए। बार बार हम ये चीज आपको रिमाइंड कराते चल रहे हैं। 30 नवंबर 2017 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन थे? 30 नवंबर भूल जाइए, फिलहाल उस दिन जो थे वही आज भी हैं, तो आंसर तो सेम रहने वाला है। लेकिन आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है कि मिनिस्टर्स भी पूछे जाते हैं, और इवन अभी आपको दिखाएंगे इसी सेट में एक और मिनिस्टर पूछे गया, यानी एक सेट में 2 क्वेश्चन सेम टॉपिक के, तो बहुत ही ताजुब की बात है। और यानी कि आपको तैयार रहना, और अभी तो मिनिस्टर हमारे चेंज भी हुए, आपको पता है, तो हो सकता है बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपके एग्जाम में आने की कि केंद्रीय मिनिस्टर्स आपसे पूछ लिए जाए। तो देखिए अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी मिनिस्टर वो है मुख्तार अब्बास नकवी, 2017 में भी वही थे, 16 में बने थे, और उसके बाद अभी फिर से ये कंटिन्यू है, 2019 में वापस इनको कंटिन्यू बनाया गया है, मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी मिनिस्टर्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई जिसको आप बोलते हैं, जो आपका ये सब रेगुलेट करता है, जो आपके सिम वगैरह हो गए, इसमें क्या क्या कानून होगा, ये सब रेगुलेट करती है, द्वारा प्रस्तुत की गई एक संकल्पना है जिसमें एक व्यक्ति कारोबार प्रचार वाले फोन और संदेश रोकने के लिए अपने फोन का विवरण पंजीकृत करा सकता है। देखिए हिंदी तो बहुत ही बेहतरीन तरह से लिखी गई है, इसको 60 शब्दों में अगर आपको समझा दे इसका मतलब क्या है, आप बहुत ही आसानी से बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका मतलब ये क्वेश्चन का, आपके पास जो ये बोला ना कारोबार प्रचार, आपके पास कंपनी के फोन आते हैं, सिंपल आप बोलते हैं इसको कंपनी का फोन आया है, कंपनी के फोन, कंपनी के मैसेज खूब आ जाते हैं भर भर। तो आप क्या करते हो, आप क्या कंप्लेन रजिस्टर कराते हो, डू नॉट डिस्टर्ब, डीएनडी एक्टिवेट कराते हो। पार्सली पूछता है, फिर वो की फुल्ली पूछता है, पार्सली करा देंगे पूरी तरह से बैन हो जाएगा, पार्सली कराएंगे तो आपके बैंक वगैरह के मैसेज आते रहेंगे, फुल्ली करा देंगे पूरी तरह से बंद हो जाती है। तो डू नॉट डिस्टर्ब इस सर्विस को बोलते हैं, यानी कि हिंदी में परेशान ना करें, डू नॉट डिस्टर्ब। इतना इजी क्वेश्चन था। कंप्यूटर से तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं काफी इजी आ रहे हैं, इसको कंप्यूटर ही मान सकते हैं आप, आईटी का क्वेश्चन है तो इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ छाती कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? देखिए ये भी उस समय का करंट था, अभी के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लेकिन आंसर जान लेते हैं। 2016 में बनाई गई थी दिया मिर्जा को स्वच्छ साथी कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर, और अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता? अगेन देखिए हर सेट में एक क्वेश्चन आ रहा है, यहां तक कि 2-2 क्वेश्चन आ जा रहे हैं। राज्य सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है, इसको पढ़ते हैं और फिर से एक बार पढ़ते हैं अपना 7 शेड्यूल, क्योंकि जितने बार पढ़ेंगे आपको उतने बार अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय आता है, चलिए किस करते हैं, राज्य की सुरक्षा संबंधी कारणों से निवारक नजरबंदी, होल्ड करते हैं बाजार और मेले, बढ़िया। थर्ड है विवाह और तलाक, फोर्थ है वन्य पशु पक्षी संरक्षण। देखिए यहां शुरू करते हैं एलिमेंट करना, विवाह और तलाक। देखिए आपको पता है ट्रिपल तलाक का कानून कौन लाया, कोई एक स्टेट नहीं ला सकता था। शादी वगैरह ये आता है किसमें, सेंटर में, या यू को दिए कॉन्करेंट लिस्ट में भी आप कह सकते हो, बट ये स्टेट का मैटर नहीं है। इसमें बोला राज्य सूची की बात कर रहा है, स्टेट का मैटर ये बिल्कुल भी नहीं है। वन्य पशु ये आता है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट में। अब बचते हैं 2, राज्य की सुरक्षा संबंधी कारणों से निवारक नजरबंदी, और दूसरा है बाजार और मेले। देखिए बाजार और मेले क्लियरली डिफाइंड हो रहा है कि इसका संघ से कोई लेना देना नहीं, ये लोकल मैटर है, तो ये आता है आपका राज्य सूची के अंतर्गत। बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा गया था, क्योंकि इसका पहला ऑप्शन बहुत ही अच्छा बना दिया। और ये जो पहला ऑप्शन राज्य की सुरक्षा संबंध, सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ राज्य की जिम्मेदारी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ राज्य की जिम्मेदारी होती ना, तो राज्यों के पास आर्मी होती है। आपने सुना है उत्तर प्रदेश की आर्मी है, मध्य प्रदेश की आर्मी है, इनके पास पुलिस होती है, आर्मी नहीं होती है। इनकी जिम्मेदारी अकेले, इनकी जिम्मेदारी नहीं होती राज्य की सुरक्षा, यहाँ पर सेंटर का भी रोल रहता है। तो ये भी किसमें आता है, समवर्ती सूची में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। चलिए एक बार फिर से अब शेड्यूल 7 की तरफ बढ़ते हैं, रिपीट करते हैं। शेड्यूल 7 के अंदर आता है हमारी लिस्ट, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कि यूनियन लिस्ट, 3 लिस्ट आती है, यूनियन लिस्ट संघ सूची, स्टेट लिस्ट राज्य सूची, और कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। और एक और होती है रेसिडुअल लिस्ट, यानी रेसिडुअल लिस्ट वो होता है
जो कोई नया विषय आ जाए। सपोज देखिए ये कानून सब बनाए गए थे आपके कब, आजादी के बाद बनाए गए थे, ठीक है, 1947 में जब अपना संविधान लिखा जा रहा था, जब अभी बताया आपको 1949 में जब लिख गया 26 नवंबर 1949 को। ये रेसिडुअल लिस्ट क्या है, उसमें ये लिखा गया था 1949। मान लीजिए कोई ऐसा मुद्दा जो अभी हमने नहीं लिखा है वो आ जाए तो वो किसके अंदर जाएगा, वो जाएगा स्टेट के अंदर, यानी कि संघ सूची का विषय होगा। जैसे आपको एग्जांपल बताते हैं, 1949 की अगर बात की जाए तो क्या उससे मोबाइल, कंप्यूटर ये सब थे? बिल्कुल नहीं थे। तो ये सब किसमें चले जाएंगे? रेसिडुअल में आ जाएगी, ठीक है, अपशिष्ट सूची इसको बोलते हैं। और इस पर कौन कानून बनाएगा? सेंटर बनाएगी, स्टेट का इससे कोई लेना देना नहीं हुआ। आगे भी अभी आप जो इमेजिन नहीं कर सकते ऐसी चीजें आ जाए आगे, तो वो सबके कानून किसमें बनेंगे? इसके अंतर्गत आएंगे और ये संघ सूची बनाएंगे, ठीक। अब देखिए शेड्यूल 7 के अंदर ये लिस्ट जिक्र की गई है। और विषय बात कर लेते हैं, इससे विषय पूछे जाते हैं आपसे। तो विषय हमने कई बार आपको रिपीट किया, फिर से रिपीट कर देते हैं। यूनियन लिस्ट के अंदर टोटल इस समय 100 विषय हैं, पहले 97 हुआ करते थे। स्टेट लिस्ट के अंदर बात कर ली जाए तो इस समय 61 विषय हैं, पहले 66 हुआ करते थे, 5 कम हो गए। और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर बात कर ली जाए तो 52 विषय हैं, पहले 47 हुआ करते थे। ये जो 5 यहाँ से हटे हैं वो यहाँ आगे समवर्ती में, उसी में एक वन्य वाला पोर्शन भी, वन्य को पहले स्टेट का मुद्दा था और उसको अब कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। आई होप आपको ये याद हो रहा होगा। शेड्यूल 7 याद कर लीजिए, टोटल 12 शेड्यूल है। 12 शेड्यूल में एक शेड्यूल क्या है? शेड्यूल 7, जिसमें ये सूचियों का वर्णन है कि कौन सा केंद्र का विषय होगा, कौन सा स्टेट का विषय होगा। थोड़ा और डीप में अगर जाना चाहे तो देखिए ये आर्टिकल आता है 256 ए के अंतर्गत, 256 जिसको बोलते हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट आती है 256 2, और 200 स्टेट लिस्ट आती है 256 3, और संघ सूची आता है आर्टिकल 258। सब कुछ इंपॉर्टेंट है, हम धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। पहले यहां तक पढ़ाते थे, अब देखिए आर्टिकल भी आप आज से याद कर लीजिएगा। अच्छा, इसको पहले कॉन्करेंट लिख लीजिएगा तो सीक्वेंस याद हो जाएगा आपको। 1, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है, इसको गैप मत कर दीजिएगा। और 58 में आता है आपका रेसिडुअल लिस्ट। इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपकी लिस्ट से। और हाँ, इंपॉर्टेंट जो लिस्ट है उसका वीडियो बहुत जल्दी बना देंगे, जिससे ये क्वेश्चन जहां से आ रहे हैं ये सब एक जगह हम कर देंगे जो इंपॉर्टेंट, यानी कि टॉप 15 यूनियन लिस्ट के, टॉप 15 इसके, टॉप 15 इसके, जिससे कि आपको ना थोड़ा सा आसान हो जाए ये क्वेश्चन करना, क्योंकि बहुत ज्यादा आ रहा है और हर एग्जाम में आता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आ गया हो। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारतीय वन सेवा इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की स्थापना हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगेन देखिए, भारतीय वन सेवा कैसी सेवा है? इंडियन फॉरेस्ट, ये है अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विसेज के अंतर्गत आता है। और 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। कौन कौन सी है? चलिए बोलिए जल्दी जल्दी, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता रहता है। 3 ऑप्शन दे देगा, पूछता है कौन सी आपकी उसमें अखिल भारतीय सेवा नहीं है, 4 ऑप्शन देगा, 3 होती है, 1 नहीं है। तो तीनों का नाम आपको याद होना चाहिए। पहला आईएएस, आपको पता होना चाहिए, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज, और थर्ड है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, आईएफएस जिसको बोला जाता है। ये 3 है। और ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन कब हुआ था? 1951 में हुआ था, ऑल इंडिया सर्विसेज अधिनियम एक्ट के अंतर्गत, ठीक है, अधिनियम के अंतर्गत 1951 एक्ट के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत जो भारतीय वन सेवा की शुरुआत हुई है वो हुई है 1966 में। ये दोनों तो उसी समय शुरू थी, इवन आजादी के पहले शुरू है। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, आईएएस आईपीएस पहले शुरू है, बट 1966 से हमने क्या शुरू कर दिया था? फॉरेस्ट सर्विसेज भी शुरू कर दी गई थी। इसका पहली बार अगर जिक्र की बात कर लिया तो 1920 में किया गया था, जब अंग्रेजों ने भी जिक्र किया था कि एक वन के लिए भी बनाया जाए। बट अपनी बात की जाए भारत में कब बना, तो 1946 से हमने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस शुरू की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? मृदा, जल, धूप, वायु, मृदा। जो भी साइंस बैकग्राउंड का बंदा है मेरे ख्याल से कर लेना चाहिए, बहुत ही मतलब लॉजिक के साथ। लॉजिक हम बता देते हैं, देखिएगा कितना आसान हो जाएगा। ये देखिए क्या लिखा है, जल। जल में क्या होता है? H2O। H2O मतलब H। हमको H की बात कर रहा है, सिंपल यहीं से आंसर मिल गया कि जो मिट्टी में जो पानी होता है ना, मिट्टी गीली होती है और नीचे से पानी या नीचे से लेती रहती है ना, मिट्टी पानी घसीटती रहती है। आपको पता है वहां नलिकाएं होती हैं, किसका नलिकाएं होती हैं, तो उसके थ्रू घसीटती है। तो ये जो H2 है ना, हाइड्रोजन है, वो मृदा जल से प्राप्त करता है। पौधे अपना जल कहां से प्राप्त करते हैं? मृदा जल से प्राप्त। इजी क्वेश्चन था, साइंस का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। हाँ, अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इसको हम अगली क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बड़ा हो गया और ऑलरेडी हमने 3-4 क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। तो आप उनको आज नोट्स बना लीजिएगा, उनको याद करिएगा, इसको अगली क्लास में करा देंगे। आज का ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, एक बार फिर से देखिए। मिनिस्ट्री क्वेश्चन आ गया। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था? माइनॉरिटी मिनिस्टर्स पढ़ा था, अल्पसंख्यक मिनिस्टर। अब ये पूछा है 2017 में ही पूछ लिया था, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसको कैंसिल कर दीजिए 30 नवंबर। फिलहाल बात करिए आज की।
देखिए उस समय भी थी, आज का उस समय का, इसमें फिर से आंसर सेम है। उस समय भी स्मृति ईरानी थी और आज भी स्मृति जुबीन ईरानी ही है। जो पूरा नाम है स्मृति जुबीन ईरानी। आई होप आप लोग को पता होगा। फिर भी स्मृति ईरानी उस समय भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मंत्री थी और आज भी। अच्छा, कई लोग को ये लगेगा कि ये तो टेक्सटाइल मिनिस्टर थी बीच पे, तो देखिए अब ये टेक्सटाइल मिनिस्टर नहीं है, अब ये वापस से ही वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री संभाल रही है। और जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ये संभाल रहे हैं हमारे पीयूष गोयल साहब। पीयूष गोयल साहब, पीयूष गोयल। अब पीयूष गोयल से आप बोलेंगे ये तो हमारे रेल मंत्री थे। जी नहीं, हाँ थे, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, बट अब नहीं है। अब हमारे जो रेलवे मिनिस्टर है वो बन गए कौन? अश्वनी वैष्णव, या वैष्णव अश्वनी की अश्वनी वैष्णव, अश्वनी वैष्णव आई थिंक, ठीक है, अश्वनी वैष्णव नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मिनिस्टर्स क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि अभी अभी चेंज हुए हैं, ठीक है। तो अश्वनी वैष्णव ये बने हैं अभी अभी रेलवे मिनिस्टर। इनको रेलवे का कार्यभार दिया गया और साथ ही साथ इन्हें दिया गया है आईटी मिनिस्ट्री का कार्यभार भी, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दो मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं अश्विनी वैष्णव, बहुत ही बड़ी मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। उसके साथ साथ 2 मिनिस्ट्री मिली है। और पीयूष गोयल क्या बन गए? टेक्सटाइल मिनिस्टर बन गए। इनके पहले सुरेश प्रभु थे, आपको पता होगा, फेमस नाम था काफी। और जो ये स्मृति ईरानी जी हैं ये पहले भी थी वुमेन मिनिस्टर्स और अभी भी है वुमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर मिनिस्ट्री, ये संभाल रही है। 30 नवंबर काट दीजिए तब भी। तो देखिए इससे क्वेश्चन आ रहे हैं मिनिस्ट्री से और अभी अभी चेंज हुए हैं। तो हम इसके जो चेंज हुए इंपॉर्टेंट जो मिनिस्ट्रीज हैं उसका वीडियो हम सेपरेट बना देंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा? कमेंट, ये आपका सेक्शन है, लाइक ये भी आपका सेक्शन है, और शेयर भर भर के शेयर करिए। देखिए व्यूज कम आते हैं तो थोड़ा सा मन कम लगता है वीडियो बनाने में, व्यूज जब ज्यादा आते हैं तो हमें मोटिवेशन ज्यादा मिलता है। तो ये आपका काम है कि वीडियोस को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाएं और आपकी मर्जी से बनाएंगे। हम आपको बता रहे हैं जो सब्जेक्ट आप बोलेंगे, हिंदी, मूल विधि, रीजनिंग, मैथ, सेपरेट टॉपिक है। यहां तक कि हमने देखा है इकोनॉमिक्स भी बहुत ज्यादा पूछी आ रही है, हमें लगता है इकोनॉमिक्स भी सेपरेटली हैंडल करनी पड़ेगी हमको, ठीक है। और जो टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट होंगे टॉपिक वाइज वीडियो बनाए जाएंगे उसके लिए। लेकिन आपको जो करना है हमने बता दिया है, तो तुरंत लग जाइए। और इसी के साथ आज का हम वीडियो समाप्त करते हैं, बाकी क्वेश्चन कल के क्लास में देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।